खबर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो वी आर डूइंग दिस लाइव। अगर स्ट्रीमिंग अच्छा हुआ तो आप लोग इसको लाइव देख सकते हैं, अगर नहीं है तो वी आर आल्सो डूइंग द रिकॉर्डिंग ऑफलाइन। तो जैसे कि हम सभी को पता है, हम हमारा डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शन, वो कुछ दिनों में वोटिंग भी उनका होने वाला है। तो हमारा अरुणाचल फर्स्ट वेस्ट पार्लियामेंट से 8 कैंडिडेट है। तो उसी में से एक हमारा तेची राणा जी है। तो ही इज ऑल्सो द वन ऑफ द एस्पिरेंट एमपी कैंडिडेट फ्रॉम वेस्ट पार्लियामेंट। तो आज वो यहाँ बोमडिला में आए, उनके सपोर्टर से वो मिले। तो सर का कुछ अपील है, सर का कुछ मैसेज आप लोगों को पास करना चाहते हैं हमारे द्वारा, और आप लोगों को कुछ मैसेज है जिसने जब हमें पता चला कि तेजी राणा सर यहाँ वेस्ट कमिंग में विजिट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ लोगों से कुछ क्वेश्चन लिया जो राणा सर को पूछना चाहता है। तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन। तो सबसे पहले सर आपको वेस्ट कमिंग बोमडिला में हम वेलकम करते हैं। जी नमस्ते वॉइस कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। और यहाँ के जितने जो यंग सपोर्टर्स है, यूथ्स है, आप लोग बड़े तादाद में आके हमें वो किया। एंड आपके ये कामिंग खबर के थ्रू से ये मैसेज को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए, यहाँ की जनता तक पहुँचाने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जैसे मैंने बताया, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम अभी हर किसी से मिल नहीं पाओगे ना। इट्स अ वास्ट एरिया। वेस्ट कमिंग थोड़ा सा बड़ा ही है, लोग मतलब दूर दूर है रास्ता भी। तो मैंने जैसे बताया, हमने कुछ सवाल लिया था पब्लिक से। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पब्लिक का ही है। तो उसमें से एक सबसे पहला सवाल है, लोग जानना चाहते हैं जैसा आप पेपर लीकेज फियस्को था, एपीसीएस फियस्को से लेके अभी तक का, उस समय का जर्नी से लेके एमपी तक का जर्नी कैसा रहा, कैसा स्टार्ट हुआ है सर? जी सबसे पहले तो पब्लिक का अंदर में क्लैरिटी आना जरूरी है कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक छोटा लड़का है, ये एक बिना एक्सपीरियंस का आ रहा है, या फिर इसको कोई किसी ने लगाया है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके आया है, ये बोलते हैं। लेकिन आप लोग को बता, हमारा ये जर्नी जो है, आई वॉज ए प्योर एस्पायरेंट, हम हमेशा से एस्पायरेंट ही रहा, बस एक अच्छा नौकरी की तलाश में था। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2015 में हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद जो है मैंने अपना यूपीएससी की तैयारी तुरंत शुरू किया। तो ऐसे में मेरा शायद से रेज्यूमे जो है पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर भी किया हुआ है। लेकिन एक अपना एक इंटरेस्ट होता है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिविल सर्वेंट। तो या तो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस या आईपीएस बन के सोसाइटी को सर्व करे, या फिर स्टेट पीसीएस में सीओ या डीएसपी के लेवल में जाके सोसाइटी को सर्व करे। तो बीच में स्टेट पीसीएस मैंने पहला जो स्टेट पीसीएस है 2017 में दिया था। तो आज आप लोगों को पता है कि 2017 जो स्टेट पीसीएस है वो कितना कंट्रोवर्सी है। वाटर कैनन स्ट्राइक से लेके अभी ये मिनोटी बोरंग का नाम जो आता है, चांदनी होटल में पेपर लिखना, इसका री राइटिंग करना, सब इस एग्जाम से रिलेटेड है। तो लाइक जब से इसमें स्टेट पीसीएस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तब से हर एक एग्जामिनेशन, ऐसे एक भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ जहाँ कंट्रोवर्सी हुआ नहीं। तो ऐसे करके 2021 वाला में भी 1:3 रेशियो, और ये पीआरसी को लेके, रीजनल टॉपिक्स को लेके हमने बहुत मुहिम छेड़ा था। एंड देन अब 2022 को मैं वापस दिल्ली चला गया था, वापस से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो वहाँ में जून का महीना को वहाँ में मेरे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम था। तो उस समय दिल्ली बहुत गर्मी होता है, तो मैंने सोचा कि अरुणाचल में आके इसका प्रीलिम्स का एग्जाम को लिखूं। तो मैं और मेरा दोस्त जो है रूममेट, हम लोग दिल्ली से वापस आके यहाँ एग्जाम लिखने के लिए आया था एक्चुअली। लेकिन ऐसे ही में ये पेपर फियास्को जो है, पेपर लीक स्कैम निकल गया हमारे ग्यामर पादंग सर जो है उनका थ्रू। फिर उसके बाद से जो है मेरा वापस जाने का, क्योंकि घर में जिस चीज़ को मैं मंदिर मान की इतना कोशिश कर रहा था, वहाँ में इतना पेपर सेलिंग का थ्रू एक बाजार चल रहा था, वो मुझे देखा नहीं गया। तब से हमारा वापस जाना भी नहीं हुआ। माई कॉन्साइंस डिड नॉट परमिट मी टू गो बैक। एंड देन वहाँ से अभी देखो जर्नी आप लोग को पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, पूरा अरुणाचल को पता है कि कल चल क्या रहा है। और टीम पेन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, कितना अनगिनत रैली, प्रोटेस्ट, ये अपू आपा भी अट्रैक हुआ, जेल भी हमारे मेंबर्स गए, उसके बावजूद ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो सोशल एक्टिविज्म से कुछ नहीं हो रहा है, इतना पता हो गया। यहाँ से बस अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। तो हमने जुडिशियल एक्टिविज्म भी हमने कोशिश चालू कर रखा है। तो रही ऑप्शन क्या रहेगा, पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म। यही एक ऑप्शन रहेगा जिसका थ्रू हम चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ में पॉलिटिकल विल है ही नहीं। तो पॉलिटिकल विल को लेने के लिए आपको सिस्टम में पार्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हमारी टीम का ये सोच था, सब कुछ कर लेने का में जब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह गया तो हम पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म भी कर रहे हैं। तो ये था मेरा जर्नी एज एन एस्पायरेंट, 2015 से शुरू हुआ है। और उसके बाद में अभी ये रेगरस रिपीटेड जो माल प्रैक्टिसेस, करप्शन, फियास्को के कारण से आज इस मुकाम पे मजबूर होके आया है। ये कोई पॉलिटिकल एम्बिशन होके आया नहीं है। और यहाँ में दूसरे लोग जो है पॉलिटिकल लीडर्स है, इन लोग जो है काम नहीं कर रहे, इसलिए आज तेची राणा जो है आप लोग के सामने
एमपी का कैंडिडेट बन के आया, ये हालात ने बनाया है, ये कोई पॉलिटिकल पावर या फिर कुछ ऐसा चाहिए बोल के आया नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, ये on है, थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा, क्या करें? थोड़ा सा रुकिए, उसको कैंसिल कर दो। तो सर ये दूसरा सवाल ये रहेगा, मेरा मेरा नहीं पब्लिक का है, कि आपका एक मैनिफेस्टो में था पेपर लीकेज को आप पार्लियामेंट में लेके जाएगा। तो लोगों का ये जानना है कि इसको पार्लियामेंट में ले जाना का ज़रूरी क्या है, इसको पेपर को, ये इशू को पार्लियामेंट तक। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पार्लियामेंट में पेपर लीकेज फियास्को को ले जाने का हमारे मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर नंबर 1 में है। वो इसलिए क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस डिकेड सिस्टम, करप्शन का जो अ, नौकरी को बेचने का जो प्रक्रिया है उसका मैं एक प्रोडक्ट हूँ, और इसको मैं बहुत काफ़ी सालों से लड़ रहा हूँ। तो मैं चाहता था कि एक प्रॉपर सिस्टम यहाँ में आए, लेकिन अभी ये फियास्को जो 2012 में 22 में जो निकला है, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि इस इशू को जो है आज 2 साल ज़्यादा हो गया, लेकिन इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजॉल्व करने के लिए राजी ही नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल विल ही नहीं है इसमें। ना ही कोई अपोजिशन पार्टी आके इसको बात कर रहा है, टेकअप करना चाह रहा है, ना ही कोई स्टूडेंट यूनियन से आके इसको टेकअप करना चाह रहा है। सीबीओस तो यहाँ शुरुआत से गायब है। तो हम एस्पायरेंट जो है, हमने बहुत कोशिश किया यहाँ के पेरेंट्स के साथ मिलकर, लेकिन हुआ नहीं है। और इस इशू को बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि इस इशू को जो है 2 साल के बावजूद इसको नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं मिला, इसको जो है नेशनल मीडिया कवर नहीं किया, इसको जो है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो सेंटर में बात कर सकते थे, रेज कर सकते थे, उन्होंने इसको डिस्कस करने से ही मना कर दिया। हमारा जो तपिर गांव जी है, एमपी फ्रॉम ईस्ट, उनका कहना है कि वो जो है इस इशू के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि उनका जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ ही नहीं करता है। उनका ये जवाब रहा। और दूसरा है हमारा एमपी जो वेस्ट से है, जहाँ से मैं अभी कैंडिडेट डिक्लेयर किया हूँ, हमारा किरण रिजिजू सर, वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी है। उनका कहना है कि ये इशू जो लोकल इशू है, और मैं दिल्ली में बैठा हूँ सेंटर में, मेरा काम सेंटर में है, ये लोकल इशू को मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी जब चुनाव आया, आप गांव गांव बस्ती बस्ती में जाके वोट क्यों मांग रहे हैं? आपको तो दिल्ली वाला लोग से मांगना चाहिए था, या तो अभी भी ये लोकल इशू में यहाँ अरुणाचल में नहीं आके कहीं फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल में जाके वहां आपको इनोग्रेशन करके घूमना चाहिए था। अभी वोट क्यों मांग रहा है जब आपको बात ही नहीं करना था? तो हमने देखा कि इसको ना ही नेशनल इंपॉर्टेंस मिला, ना ही हमारे लीडर इस पे बात कर रहे हैं, स्टेट का ना ही बात कर रहा है, ना ही सेंटर में जिसको हमने भेजा बात कर रहा है। हमें लगता है कि ये इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो अभी इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, और इसको अभी नेशनल न्यूज़ का कवरेज भी मिलना चाहिए। इसलिए हमने इस इशू को आगे लेके जाने के लिए सोचा। ठीक है सर, तो एक छोटा सा लीडर, एक सीबीओ का लीडर बनने के लिए भी, एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर बनने के लिए भी, वो व्यक्ति का, वो पर्सन का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड अचीवमेंट रहता है सर। तो आप हमारे माध्यम से कुछ आपका प्रीवियस लाइफ, आपका प्रीवियस अचीवमेंट कुछ है? देखो, मैं हमेशा से पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता था, और ना ही कभी मैंने स्टूडेंट यूनियंस का पॉलिटिक्स में कभी भाग नहीं लिया। तो हमेशा से लेकिन ये सोचता था कि आपका जो गोल आपने सेट करके रखा है, वो रास्ता दोनों अलग तरफ जाता है। अगर आप सोशल एक्टिविज्म वगैरह करता है, तो आपका ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें जो है आपको आपको 24/7 जो इन्वेस्टमेंट टाइम को सेक्रीफाइस करके देना होता है कम्पिटिटिव की तैयारी के लिए। वो वैसे ही दूसरा अलग चीज़ है, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो अभी लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं एक प्योर एस्पायरेंट के हिसाब से 2017 का फियास्को आपको बताया, उस समय में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 17 फियास्को का बाद में यूपीएससी का एक नया पैटर्न है, उसको पुराना पैटर्न सिलेबस को रिप्लेस करके एक नया पैटर्न को लेके आने के लिए यूपीएससी का जो अभी प्रेजेंट सिलेबस उसको एडोप्ट करने में, तो एक रिक्रूटमेंट सिस्टम को एक स्ट्रीमलाइन करने का ये पहला प्रयास था। क्योंकि हम चाहते थे कि जितना यूपीएससी का सिलेबस को आप अरुणाचल में लेके आएंगे, तो यहाँ के बच्चे उतना ही ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारा चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा कि हमारे बच्चे भी आईएएस आईपीएस जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ये था 2017 तक, जो 3-4 साल शायद से एग्जाम चला था। उसके बाद 2011 में है, फिर से एक कंबाइंड 2021 में है, हाँ, दूसरा कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन होता है। उसमें भी बहुत सारा माल प्रैक्टिस है, बहुत सारा एनोमलीज था। जो आपने यूपीएससी का पैटर्न तो उठा के लेके आ गया, हमारा मांग ये था कि
नया सिलेबस यूपीएससी वाला को लेके आइए और उसको अपना स्टेट का जो बेनिफिट के हिसाब से आप उसको रिमॉडल कीजिए, जैसे पूरे बाकी स्टेट्स का पीसीएस करते हैं। लेकिन हमारा स्टेट पीसीएस हमेशा नाकामी रहा, हमेशा इट वाज ऑलवेज इनएफिशिएंट। उन्होंने क्या किया, यूपीएससी को कॉपी सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया, बस डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया। आपने जो सेफ गार्ड जो आप जो लोकल टॉपिक्स जो डालना था वो आपने डाला नहीं, बस कॉपी पेस्ट करने के लिए इन्होंने 3 साल लगा दिया। फिर हमने बोला कि ये ऐसा नहीं होगा। अभी स्टेट पीसीएस कर रहा था, स्टेट में जो अभी पब्लिक सर्वेंट जो काम करने जा रहे हैं, यहाँ के जो सीओ बनने जा रहे हैं, यहाँ में जो डीएसपी बने, यहाँ पे जो सीडीपीओ बनने जा रहा है, आप लोग अरुणाचल समाज को जब सर्व करने की कोशिश करें तो यहाँ का व्यक्तिगत नॉलेज आपको होना चाहिए, यहाँ के लोकल इश्यूज के बारे में आइडिया होना चाहिए, यहाँ का हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिनारियो है उसका बारे में जानना पड़ेगा, यहाँ के जो लोकल डायलेक्ट्स है, कम्युनिटीज है, जगह जगह में जो लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, कल्चर को जानना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ये जो सिस्टम है, सिलेबस यूपीएससी का सेंटर का है, उसको आप स्टेट में मॉडिफाई कीजिए, यहाँ के हिस्ट्री पॉलिटिक्स टॉपिक को यहाँ डालिए, ताकि जो कल को बाहर से भी, दिल्ली मुंबई से भी जो लोग यहाँ आके इस एग्जाम को देते हैं और क्लियर करता भी बोलने से, आप अरुणाचल के समाज को बेहतर समझ रखेगा, उसको डील करने में बेहतर रहेगा। वैसे ही हमने लेडी डीएसपी का इशू था, तो उसमें अरुणाचल में कोई ऐसा सिस्टम लगा के रखा था कि इसमें बहुत सारा जो उनका पीईटी बोलता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो बहुत स्टैंडर्ड हाई करके रखा था, जिसका कारण से आज तक एक लेडी डीएसपी अरुणाचल से नहीं निकल पा रहा था। सिर्फ एक ही लेडी डीएसपी है, तेची हंजर के नाम से, जिन्होंने ये पीईटी को क्लियर किया है, क्योंकि बहुत टफ जो स्टैंडर्ड बना के रखा था, जो यूपीएससी में भी नहीं होता है आईपीएस बनने के लिए। तो हमने उसको स्ट्रीमलाइन करवाया, जो 100 मीटर का रेस में जो 16 सेकंड में दौड़ना होता था, उसको हमने अभी 18 या 20 सेकंड करवाया। जो हाइट का रिक्वायरमेंट था 160 के आस 158 का था, 158 सेंटीमीटर, उसको हमने करवा के अभी 152 करवा के रखा है यूपीएससी का लेवल के हिसाब से। जब यूपीएससी में आप आईपीएस बन सकते, वहां में आपको स्टैंडर्ड इतना रिलैक्स दे रहा है, तो स्टेट पीसीएस में क्यों इतना वो कर रहा है? तो हमने इसको स्ट्रीमलाइन करवाया। आशा करते हैं कि आगे जाके इसके बाद हम लेडी एसपीएस भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे अरुणाचल में। और वैसे ही हमने आरटीआई सिस्टम को वो करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पीआरसी को लेके। हमने मांग ये रखा है कि स्टेट में ग्रुप ए ग्रुप बी जो रिक्रूटमेंट है, उसमें स्टेट पीआरसी को मैंडेटरी कीजिए, जैसे आसाम में लगा के रखा है, जैसे मणिपुर में लगा के रखा है, जैसे मिजोरम में लगा के रखा है, जैसे नागालैंड में लगा के रखा है। जब सब दे रहे हैं तो अरुणाचल तो एक 100% ट्रैवल स्टेट है, यहाँ का राइट्स को, यहाँ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पीआरसी यहाँ की कैसे क्यों मैंडेटरी नहीं कर सकता है? अगर यहाँ के जो हमारे नॉन ट्रैवल्स जो बाहर के जो लोग रहते हैं, अगर इनको भी यहाँ में एग्जाम देकर सर्व करना है, ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट में, तो उनको भी यहाँ वो ए पीआरसी का थ्रू है, एक मिनिमम जो यहाँ का रेसिडेंस जो सर्टिफिकेट होता है 10 से 15 साल जो यहाँ इनहेबिटेंट है उनको मौका दे, ताकि इन लोग समाज को समझ के कल को आगे जाके सर्विस करने से भी बेहतर एक सिविल सर्वेंट बनेगा बोल के। ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। और यहाँ में वाई स्टेज में जो है एक रिक्रूटमेंट रूल है 1:3 बोल के, मतलब एक पोस्ट के लिए कम से कम वाई स्टेज में आपको 3 लोगों को कंपीट करवाना है। तो ये जो 2021 में जिसका मैं विक्टिम हूँ फिर से ये जो सिस्टम का, तो उसमें जो है इन लोगों ने 1:3 रेशियो को भी मेंटेन नहीं किया, इनका इंटरप्रिटेशन ही गलत था। तो हमने इसको ये बोला कि इस बार जो है इसको स्ट्रीमलाइन करके इंटरप्रिटेशन को सही कीजिए। अभी से रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन कल को वाइवा में 1:3 ही पोस्ट में कंपीट होना चाहिए, और वो पोस्ट जो वो कंपटीशन जो हेल्दी होना चाहिए। ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है रिक्रूटमेंट को लेके। तो आज तक तो ये इसी पे मैं लगा हुआ था। उसके बाद में अभी ये पेपर लीकेज के स्कैम निकाल के एक से एक लेके मैं आज इस पोजीशन पे आया हूँ। ठीक है सर। तो ऐसा हम लोग को देखने मिलता है, हम लोग कहीं भी रैली कवर करता है, तो जब एक कैंडिडेट अपील करता है कि जितना भी लाइक माइंडेड पीपल है आप मुझे वोट करिए, तो सबके लिए लाइक माइंडेड पीपल का डेफिनेशन अलग होगा सर। तो आपके लिए लाइक माइंडेड पीपल आपके लिए कौन है? मेरे लिए लाइक माइंडेड पीपल वो लोग हैं जो पॉजिटिविटी को देखते हैं, जो एक बदलाव, एक चेंज को रिकग्नाइज करते हैं, जो जो अपना दुख दर्द इमोशन को एक दूसरे के साथ में बात पाता है और उससे एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो एक साथ आगे बढ़ सकता है। ये लाइक माइंडेड पीपल है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में मैं लाइक माइंडेड पीपल उन लोगों को बोल रहा हूँ जो यहाँ के यंगस्टर्स है, जो यूथ है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस दुख दर्द को समझता है कि इसका थ्रू जो जा रहा है, जो एक डिप्राइव कैंडिडेट के इमोशंस को समझता है, ये लाइक माइंडेड लोग हैं। और मेरे लिए लाइक माइंडेड वो इंटेलेक्चुअल्स है जो सही मायने में सिर्फ एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ लिटरेट नहीं है, जो लिटरेट भी है और वेल एजुकेटेड भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है, जो आप
का बारे में सोचता है, हमारे बारे में सोचता है, जो अरुणाचल के बारे में सोचता है, वो लाइक माइंडेड पीपल है। मेरे लिए लाइक माइंडेड पीपल वो लोग हैं, वो पेरेंट है, वो माँ पिताजी है, जो अपना बच्चा को दर्द को, अपना जो बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, उनका पीड़ा को, उसका इमोशंस को समझता हो, जो एक सोचता है कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। जो मैंने पढ़ाया लिखा है, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, जो सपना मैंने देखा अपने बच्चे के लिए, उसको साकार करने के लिए एक सही मौका मिले, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और इसके लिए एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो करप्शन फ्री होना चाहिए और जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मेरे लिए ये सब लोग जो है एक बदलाव जो अब विचार है अरुणाचल में, वो बदलाव को लेके आने का जो रखता है, जो सोच रखता है, मेरे लिए वो लाइक माइंडेड पीपल है। ठीक है सर, आपका जो टेम्पलेट है उसमें एक टर्म था बेगिंग बोल क्राइसिस, ये भी जनता का सवाल है, इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली बैगिंग बॉल क्राइसिस का डेफिनेशन जो है अभी मैं बोलने जाऊंगा तो ये बहुत एक क्रिटिकल डेफिनेशन है और बहुत वाइडर स्कोप में रखता है। लेकिन हालांकि फिर भी आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। अरुणाचल का सिनारियो ऐसे है, देखिए, सबसे पहले तो अरुणाचल किसी भी तरीका से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अरुणाचल से ज्यादा जियो सेंसिटिव जो स्टेट कहीं पूरा भारत में नहीं है, पूरा इंडिया में नहीं है। इतना सेंसिटिव स्टेट है अरुणाचल जो है। अभी देखो आप, ये देखता है कि जियो पॉलिटिकली आप देखता है बोलने से अरुणाचल जो है 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। हाँ जी, चाइना से करता है, म्यांमार से करता है, भूटान से करता है, सब इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। और उसके अलावा ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अलावा 3 कंट्री के साथ साथ हम जो नेबरिंग स्टेट असम से भी बॉर्डर करते हैं, इस साइड में थोड़ा सा म्यांमार से भी करते हैं, थोड़ा सा नागालैंड टच होता है। तो हमारे यहाँ में जो है बॉर्डर को लेके बहुत इश्यूज चलते हैं। कभी इंटर स्टेट आपस में पड़ोसी स्टेट के साथ भी कुछ टेंशन हो जाता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन्स क्लियर नहीं है और उसमें कोई सही एफर्ट नहीं कर रहा है। और हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज में भी कभी चाइना का ट्रांसग्रेशन, कभी दोकला में होता है, कभी तवांग में होता है, कभी बचुका में होता है, तो ये होता रहता है। तो हम लोग जो ऑलरेडी इतना सेंसिटिव स्टेज में, यहाँ में अभी देखा जाए तो इकोनॉमिकली हम और सेंसिटिव है। वो इसलिए है क्योंकि अरुणाचल में जो है, यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, सर्विसेज सेक्टर नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ का यूथ के लिए एक होप होता है, वो है सरकारी जॉब। तो सरकारी जॉब पे यहाँ का यूथ निर्भर है, डिपेंडेंट है। और हमारा सरकार जो है केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है। ये बेगिंग बाल का क्राइसिस है। इसलिए है क्योंकि वहां से सेंटर से जो भी आपको ग्रांट भेजते हैं सालाना 5,000, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, आप उसी पे ही डिपेंडेंट, आपका बजट उसी से ही बनता है। इसलिए जब जब सेंटर में जो है सरकार बदल जाता है, अरुणाचल में बदलने को टाइम नहीं लगता, यूं बदल जाता है। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका कारण से अरुणाचल आज भी इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर नहीं है। हालांकि इन्हों बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, लेकिन आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर क्या रहा है? आप अभी भी सीजनल माइग्रेशन कर रहे हैं, अभी भी सेंटर पे डिपेंडेंट है। आप यहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स है, यहाँ के जो वोकल फॉर लोकल जो कॉन्सेप्ट है, तो सही मायने में आप वो नहीं कर रहे। आपको बता दूं कि हाल ही में कोविड का जो सिचुएशन आया था, आप लोग देखा होगा, कोविड चिक्का चलते जो है इंटर स्टेट बाउंड्रीज में थोड़ा टेंशन आ गया था और मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया था। जैसे आसाम का बाउंड्री को क्लोज किया, अरुणाचल चौक होके घुटन से मरने वाला था, क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ खाना नहीं पहुंच रहा, यहाँ सब्जी नहीं पहुंच सक रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप हमेशा से कभी इस चीज को अपने तरफ से सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश किया ही नहीं। आप हमेशा से यही सोचा है कि सेंटर वाले मुझे देंगे, हम वो कर लेंगे, हम उसी पे खुश हैं। तो ये बेगिंग बॉल क्राइसिस है। इसका कारण से अरुणाचल जो है कभी बदल नहीं सकता। यहाँ का जो सोसाइटी है वो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश किया ही नहीं है। ये बेगिंग बॉल क्राइसिस का छोटा सा डेफिनेशन। तो सर जब हमने आपके बारे में जाना, आपके सपोर्टर्स के बारे में जाना, उसमें एक लाइन ये था कि यूजुअली जब कोई कैंडिडेट उठता है तो अपना पैसा लगाता है, जी कहीं से फंडिंग लेता है, लेकिन आपका केस में ऐसा है कि पब्लिक आपको पैसा दे रहा है, पब्लिक का पैसा से आप आ रहे हैं। ये बात कितना सच है? जी बिल्कुल सच है। देखो, अरुणाचल में जब पॉलिटिक्स का बात करते हैं तो पॉलिटिक्स और पैसा का शकल सेम है। अगर आपके पास में पैसा है अरुणाचल में, यहाँ एक पट्टर या फिर यहाँ एक कुर्सी है, ये टीवी भी मंत्री बन सकता है, ये आपका माइक भी मंत्री बन सकता है। अरुणाचल सिचुएशन ऐसा है, प्रोवाइडेड इसके पास में ढेर सारा पैसा हो। तो इसीलिए यहाँ का जो जनता है, यहाँ का माइंडसेट को भी ऐसे बना के रखा है कि लीडर्स पैसा लेके आता है और पब्लिक का पैसा को ही उसमें यूज करता है। अपने पॉकेट मनी से कोई पैसा खर्चा नहीं करता है, सब करप्शन से लूटा हुआ, पब्लिक का पैसा से लूटा हुआ पैसा से करप्शन करते हैं। इसलिए वोट्स को खरीदते हैं। यहाँ का एमपी बोलो, एमएलए बोलो,
स्कीम्स को बांटते हैं, पब्लिक स्कीम्स को बात के घूमते हैं, वो पब्लिक का पैसा होता है, वो आपका हमारा ये समाज को डेवलपमेंट करने का पैसा होता है। तो यहाँ में क्या हो रहा है कि हाल ही में हर जगह ये हो रहा है, तो हमने कोशिश किया कि इस बार जो है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को एक मौका देना चाहिए। इस बार हमको अरुणाचल को दिखाना है कि पॉलिटिक्स बिना पैसा का भी कर सकता है, पॉलिटिक्स बिना बैकग्राउंड का भी कर सकता है, पॉलिटिक्स बिना गॉडफादर का भी कर सकता है। और पॉलिटिक्स जब अरुणाचल का जब पूरा सेंटीमेंट जहाँ जुड़ा हुआ है, जब अरुणाचल एक साथ एक इमोशनली अटैच्ड है, पॉलिटिक्स में सही मायने में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी आना जरूरी है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जैसे मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, खुद किराए के मकान में रहता हूँ, एंड आई एम ए स्टूडेंट, बट टुडे आई एम फोर्स टू बी इन ए सिचुएशन लाइक दिस, जहाँ वेयर आई एम competing with the likes of the union minister Mr. Kiran Rijiju and the former CM मिस्टर नवम तुकी। दोनों का एक्सपीरियंस 15-20 साल से ज़्यादा है, तुकी साहब का तो 30 साल से ज़्यादा है। लेकिन आज ये लड़का बिना बैकिंग का, बिना पॉलिटिकल बैकिंग का, एक गरीब बच्चा इन लोगों के सामने खड़ा है। पैसा के दम पे तो खड़ा नहीं हो सकता है, बिल्कुल पैसा के दम पे खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे मूवमेंट करने के लिए 16 डिस्ट्रिक्ट में मेरा ये क्रू है, जगह जगह जाके खाने के लिए, खाना खाने के लिए, सोने के लिए, मेरा जो एक गाड़ी है, जो मेरा टीम जो लेके घूम रहा है, उसमें तेल डालने फिर भी पैसा थोड़ा बहुत जरूरी होता है। वो पैसा भी मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए ये जो पब्लिक है, इन्होंने आगे आके कुछ डोनेशन का हिसाब से क्राउड फंडिंग करके मुझे 1-2 रुपया इन लोग अकाउंट में डाल दे रहा है। उसी से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी हम जो है पब्लिक कोर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको पब्लिक को पता है कि ये जो लड़का है, इसमें जो आगे आया, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, ये हर एक घर का जो इमोशंस है उसको रिप्रेजेंट करके आगे आ रहा है। तो इसको देख के पब्लिक को कर रहा है। तो पहली बार अरुणाचल में ऐसा भी हो रहा है कि पहली बार एक एमपी का कैंडिडेट कोई आया है और पब्लिक को पैसा नहीं दे के उल्टा पब्लिक से, अपना वोटर से पैसा मांग रहा है। ये अरुणाचल में कभी नहीं हुआ है। तो ये जो है एक प्रयास है, एक चेंज है। और इस चेंज को मुझे बहुत सारे पब्लिक जो है, जो वेल विशर्स है, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, ये व्यूअरशिप के माध्यम से सभी को हाथ जोड़ शुक्रिया, क्योंकि आप लोग का जो ये प्यार है, अरुणाचल को एक नया, अरुणाचल में एक बदलाव देखने का जो चाह है, वो चाह को मैं समझता हूँ। और इसके लिए आप लोग का जो ये प्यार दिखा रहा है, उससे मुझे और भी बहुत ताकत मिलता है आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।